हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। अक्सर मंडराते हुए देखा था मैंने उसे छत पर। देखने से लगता था होगी यही कोई 20-22 साल की लड़की। सिर पर पोनी टेल नज़र आता था, पर कभी साफ साफ नहीं देख पाया मैं। अर्जुन ने कहा। विराट ने बोला, यार मैंने सुना है उस घर की छत पर कई लोगों ने किसी काले साई को टहलते हुए देखा है। देखना कहीं मुसीबत में वहाँ फंस जाना तुम। अर्जुन ने कहा, नहीं यार, पर मेरा मन करता है कि मैं एक बार उसे देखूं ज़रूर नज़दीक से कि आखिर ये है क्या। अगर किसी का साया भी है तो वो कौन है, क्यों इस तरह टहल रहा है। विराट ने बोला, मेरी सलाह मान तो तू इससे दूर ही रह, समझा। अर्जुन ने कहा, समझ गया, पर वो उस छत पर अभी भी उलझ कर रह गया था। अब तो उसने प्रण ही कर लिया था कि वो पता लगा कर रहेगा कि आखिर वो है क्या। विराट ने कहा, चलो कमरे में चलते हैं, पढ़ाई बहुत करनी है, छोड़ो इस टॉपिक को, इस पर बात नहीं करेंगे अब से हम। अर्जुन ने कहा, तुम सही बोल रहे हो, दिमाग ख़राब करने से अच्छा है कि हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। और दोनों अपने कमरे पर आ गए। अर्जुन और विराट दोनों एक छोटे से गांव से थे। कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए आए थे, जहां उन्होंने एक किराए का कमरा लेकर वहीं रहकर पढ़ाई शुरू किया। हॉस्टल की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे दोनों, इसलिए दोनों बहुत सीधे थे। पर उनके घर के बगल में एक घर बंद रहता था, कभी कभार खुलता था, लेकिन उसके छत के ऊपर अक्सर एक लड़की साई सी घूमती हुई नज़र आती थी। दूर से देखने पर लगता था वह लड़की है, लेकिन कभी किसी ने उसे नज़दीक से नहीं देखा था। एक दिन अर्जुन टहल रहा था, वो लड़की टहल रही थी अपने छत पर। अर्जुन की नज़र उस पर पड़ी, फिर वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया और उसने देखा वो एक ही गति में यहाँ वहाँ टहल रही थी। ध्यान देने पर उसे लगा कि ये लड़की होगी लगभग 20-22 साल की, लेकिन वो दिख क्यों नहीं रही है साफ साफ। और वो कभी रेलिंग के पास नहीं आती थी, वो हमेशा ऐसी जगह से छत पर घूमती थी कि सड़क पर जल रही लैंप पोस्ट की रोशनी भी उसके ऊपर नहीं पड़ती थी। घर भी बहुत कम खुलता था, कभी कभी कोई आता था और दरवाज़ा खुला दिखता था, बस थोड़ी देर के लिए, लेकिन कब कौन अंदर आता था कब कौन बाहर जाता था ये पता नहीं चलता था। अर्जुन का दिमाग बिल्कुल उलझ कर रह गया। फिर एक दिन दरवाज़ा खुला, दिखाई दिया अर्जुन को। अर्जुन तुरंत बाहर निकला और दरवाजे को खटखटाया। अंदर से एक अधेड़ उम्र का आदमी निकला। उसने पूछा, क्या है। अर्जुन ने कहा, मैं आपका पड़ोसी हूँ, मैं सामने वाले घर में रहने आया हूँ। मुझे पता नहीं था कि घर में कोई रहता है, अभी खुला देखा तो मैंने सोचा कि मैं चलकर देख लेता हूँ किसका घर है। तो उस आदमी ने बात को टालते हुए बहुत अकड़ कर कहा, मेरा ही घर है। हो गया, बात पूरी हो गई तुम्हारी, तुम जा सकते हो। अर्जुन को उसका बात करना, उसका व्यवहार बहुत अजीब सा लगा। फिर उसने पूछा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। वो आदमी बोला, मेरे पास बस 5 मिनट है बोलने के लिए। अर्जुन ने कहा, आपकी छत पर मैंने किसी को टहलते हुए देखा है। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने पलट कर देखा और कहा, तुम यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अर्जुन ने फिर से कहा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे बताइए कि छत पर कौन है। सीधे मेरे घर से निकलो, नहीं तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वो आदमी चीख कर बोला। अर्जुन चला आया, लेकिन अब तो उसके दिमाग पर और सनक सवार हो गया था। उसने मन ही मन सोचा, अब तो कुछ भी हो जाए मैं पता लगा कर ही रहूँगा, पर इतने भीड़ भाड़ वाले मोहल्ले में उसके छत पर चढ़ भी नहीं सकता। एक दिन अर्जुन अपने छत पर टहल रहा था और उस सामने वाली छत पर वो साया घूमती हुई नजर आई। अर्जुन इसकी तरफ बढ़ गया। रेलिंग के पास खड़ा होकर उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, आप जो कोई भी हो, क्या मेरी बात सुन सकते हो, समझ सकते हो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अचानक उस साय ने घूमना बंद कर दिया। अर्जुन का जी धक से हो गया। उसने सोचा नहीं था कि मेरे इतना कहने से ये मेरे कुछ भी बोलने पे आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही होगी। फिर अर्जुन को लगा इसका मतलब इससे पहले की भी आवाज़ उस साय ने सुनी होगी। फिर उसने अपने आप को मजबूत किया और बोला, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। वो साय अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था। साय को देखकर ऐसा लग रहा था कि अर्जुन की तरफ ही मुँह कर कर खड़ा है। अर्जुन ने कहा, क्या आप मेरे सवालों का जवाब दे सकते हो। उस साय में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम कौन हो और इस तरह इस हालत में क्यों हो। फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। थोड़ी देर अर्जुन वहीं खड़ा रहा, सामने वाली छत की तरफ देखता रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन उसे इतना तो पता चल रहा था कि उसकी आवाज़ उस काले साए तक पहुंच रही थी।
और वो उसकी बात भी सुन रहा था। थोड़ी देर अर्जुन उसी अवस्था में खड़ा रहा और उसके सामने साय उसी तरह भूत बना एक ही स्थान पर खड़ा रहा। काफ़ी समय तक अर्जुन इसकी जगह स्थिर था। फिर उसने सोचा कि चलो फिर किसी दिन पूछ लूँगा, क्या पता ये कुछ कहे। अर्जुन अब नीचे पढ़ाई करने के लिए जाने के लिए जैसे मुड़ा, एक लड़की से टकराते टकराते बचा। उसकी छत पर उसके ठीक सामने एक लड़की खड़ी थी, बहुत खूबसूरत। उसने पलटकर छत की तरफ देखा। उस छत पर कुछ भी नहीं था। वह फिर पलटा। उसके सामने उसके कुछ दूर पर एक लड़की खड़ी थी। अर्जुन ने घबराकर पूछा, आप उस छत से आए हो? उस लड़की ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ। अर्जुन कुछ क्षण ही में पसीने पसीने हो गया। इससे पहले कभी उसने साथ ऐसा कोई हादसा हुआ ही नहीं था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वो बहुत घबरा गया था। उस लड़की ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। अर्जुन को उसकी आवाज़ सुनने से ऐसा लगा जैसे सैकड़ों घंटियाँ बजने लगी हों। इतनी मीठी, इतनी प्यारी आवाज़। अर्जुन ने कहा, बात कर सकती हो तुम? उस लड़की ने कहा, हाँ मैं कर सकती हूँ। तुम इस अवस्था में क्यों हो, मुझे बताओगी? क्या करोगे जानकर? तुम कुछ नहीं कर सकते हो मेरे लिए। अर्जुन ने कहा, अगर मेरे बस में होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरा नाम शिखा है। मेरा नाम सोम है, मैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए आया हूँ। शिखा बोली, जानती हूँ। तुम अगर यहाँ तक आ सकती थी तो तुम कभी इससे पहले यहाँ तक क्यों नहीं आई? अर्जुन ने पूछा। शिखा ने बोला, आई थी कई बार, पर तुम डर जाते थे मुझे अपने सामने देखकर। अर्जुन ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ तुम क्यों इस अवस्था में हो और तुम कौन हो? शिखा बोली, अगर मैं भी बताना चाहती थी कि मैं कौन हूँ और इस अवस्था में क्यों हूँ, लेकिन कोई जानना नहीं चाहता। मैंने देखा तुम उत्सुक हो, इसलिए मैं कई बार आई, लेकिन कभी इस डर से तुम्हारे सामने नहीं आई कि कहीं तुम डर ना जाओ। लेकिन अब तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि शायद तुम्हें मानसिक रूप से तैयार हो मुझे सुनने के लिए, इसलिए मैं तुम्हारे सामने आई हूँ। आराम से बैठकर बात करो, डरो मत। अर्जुन ने कहा, तुम भी बैठ जाओ। शिखा धीरे धीरे रेलिंग की तरफ गई। ऐसा लग रहा था जैसे तैर रही हो। रेलिंग की तरफ गई और बैठ गई घुटनों पर सिर रखकर। उसने बाल एक तरफ बिखेर कर लटका दिए। इस अवस्था में शिखा को देखकर अर्जुन थोड़ा डर गया। उसने शिखा से कहा, तुम ऐसे मत बैठो, मुझे देखकर डर लग रहा है। शिखा फिर सीधी होकर बैठ जाती है और बोलती है, डरो मत, क्या जानना चाहते हो? अर्जुन ने कहा, तुम कौन हो? शिखा बोली, मैं शहर आई थी पढ़ाई करने के लिए। मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था और एमकॉम करने के लिए निखिल भी अपने गांव से शहर आया था। वो मेरी तरफ आकर्षित था। छोटे मोटे बातचीत और मुलाकातों के बाद उसने प्यार का इजहार कर दिया था। मुझे लगा मैं हवा में हूँ। बहुत खुश थी मैं निखिल को अपने जीवन में पाकर। पढ़ाई के बाद ज़्यादातर टाइम हम साथ में रहते थे। घूमना फिरना, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना, यह हमारा दिनचर्या बन गया था। एक दिन निखिल मुझे अपने घर लेकर गया। पहली बार मैं निखिल के घर आ रही थी। जिस घर में आने का सपना मैंने सैकड़ों बार देखा था। मैं निखिल के घर जाऊंगी, निखिल की जीवन साथी बनकर पूरी ज़िंदगी उसके साथ बिताऊंगी। सैकड़ों सपने बुन लिए थे मैंने। अपने आप को कितनी बार दुल्हन के रूप में कल्पना कर कर देखा था मैंने। बहुत खूबसूरत लग रही थी मैं। निखिल के घर आकर मैं बहुत ज़्यादा ही खुश थी। मैंने घूम घूम कर सारा घर देखा था। शाम का खाना मैंने खुद बनाया था। निखिल ने थोड़ा व्यवस्थित कर कर रखा था अपना रसोई, पर वह अकेला रहता था। पढ़ाई भी कर रहा था, इसलिए मैंने धीरे धीरे कुछ सामान लगाया और खाना बनाया। हम लोगों ने शाम को बैठकर खाना खाया। थोड़ी देर बैठकर हम टीवी देखें। उसके बाद मैंने निखिल से कहा कि मुझे जाना चाहिए। निखिल ने कहा, आज क्या तुम यहाँ नहीं रुक सकती? शिखा बोली, मैं ज़िंदगी भर रहूँगी, लेकिन ऐसे नहीं। मैं अभी जाना चाहती हूँ, प्लीज़ रुक जाओ, सिर्फ आज रात के लिए। निखिल ने कहा, ऐसे मैं नहीं रुक सकती। मेरी परेशानी समझने की कोशिश करो। कोई काम भी ऐसा नहीं करना चाहती जिससे मैं खुद से नज़र ना मिला पाऊँ। मुझे जाना चाहिए। निखिल बोला, क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है? अपनी दोस्ती पर भरोसा नहीं है? शिखा बोली, खुद से ज़्यादा भरोसा है, लेकिन मुझे खुद पर भरोसा नहीं है। प्लीज़ मुझे जाने दो। निखिल मुझे बार बार रोकने की कोशिश करता रहा और बार बार मुझे भरोसा दिलाने की कोशिश करने लगा।
उसने कहा, मेरी आंखों में देखो शिखा, क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है? शिखा बोली, मैं उसकी आंखों में डूब सी गई थी। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैंने पहले भी कहा निखिल, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, पर मुझे खुद पर भरोसा नहीं है, इसलिए मुझे जाने दो। फिर भी निखिल मान ही नहीं रहा था, बार बार मुझे वहाँ रोकने की कोशिश करने लगा। मैंने उसे बार बार कहा कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। निखिल बोला, ठीक है चली जाना, लेकिन थोड़ी देर रुक जाओ। और मैं भी वहाँ कुछ देर बैठ गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। निखिल मुझे वहीं छोड़कर दरवाजे की तरफ आया और फिर थोड़ी देर बाद भागता हुआ मेरी तरफ आया। निखिल ने कहा, तुम्हें छुपना होगा, मेरे गांव से कुछ लोग आए हुए हैं, वो थोड़ी देर में चले जाएंगे, तब तक तुम इसी जगह पर छुप जाओ। उसने मुझे अंदर वाले कमरे की रखी अलमारी में छुपने के लिए कहा। उसने मुझे अंदर करके दरवाज़ा बंद कर दिया और वो बाहर आया। मैं अंदर से होने वाली सारी बातें सुन सकती थी। मैंने सुना उसके भाई आए थे, साथ में निखिल की बीवी भी। निखिल के भाई ने कहा, निखिल तुम्हारी चर्चाएं गांव तक पहुंच रही है, कई लोगों ने बताया कि तुम किसी लड़की के साथ घूम फिर रहे हो। निखिल बोला, नहीं भाई साहब, आपको किसी ने गलत खबर दी होगी। उसकी बीवी की आवाज़ आई, मैंने पहले ही कहा था कि किसी ने गलत कहा होगा, ये ऐसा नहीं है। उसके भाई ने कहा, हाँ निर्मला, मुझे भी अपने भाई पर पूरा भरोसा था कि वो ऐसा नहीं है, वो अपने संस्कार नहीं भूल सकता। मेरे तो पैरों के तले ज़मीन खिसक गई थी। मैं अपने आप पर भरोसा ही नहीं कर पा रही थी। मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इतना बड़ा विश्वासघात हुआ है मेरे साथ, पर अब मैं क्या करूं? मैं इस अलमारी से निकल नहीं सकती थी। मैंने अंदर से उसे खोलने की कोशिश की, वह खुला नहीं। उसके भाई और गांव से आए हुए जो लोग भी थे वहीं बैठ आपस में बातें कर रहे थे गांव घर की, और मैं अंदर ही अंदर परेशान हो रही थी। निखिल के साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा मेरी आंखों के सामने गुजर रहा था। कितना विश्वास किया था मैंने उस पर, कितना चाहा था मेरे साथ ही इतना बड़ा विश्वासघात। तभी उसकी पत्नी की चिल्लाने की आवाज़ आई, आपके साथ इस घर में कोई लड़की थी अभी? निखिल बोला, नहीं तो, ऐसे क्यों कह रही हो? वो बोली, ये रुमाल और ये रबर बैंड रसोई में रखा था, ये तो एक लड़की यूज़ करती है ना। कौन आया था यहाँ पर, कौन था तुम्हारे साथ आज? निखिल घबरा गया। उसने कहा, मेरा दोस्त और उसकी दोस्त आई थी, हम लोगों ने खाना बनाया, फिर साथ में बैठकर खाना खाया, ये उसी का होगा। निखिल की बीवी ने कहा, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? निखिल बोला, नहीं, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि ये सारे वाक्य निखिल हमेशा मुझसे भी किया करता था। उसने मेरे साथ विश्वासघात किया और अपनी बीवी के साथ भी। बाहर बैठे सब लोग खाना पीना खाया, सबकी बात सुनाई दे रही थी, सबकी आवाज़ कानों तक पहुंच रही थी और दिल पर मानो जैसे मेरे हथौड़े से बरस रहे थे। अलमारी के अंदर मेरा दम घुटना शुरू हो गया था। कई बार मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मैंने दरवाज़े पर मुक्के मारना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बाहर तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। बाहर की हंसी ठहाके सुन सुनकर मेरा दिमाग पगलाया सा जा रहा था। धीरे धीरे आवाज़ आना बंद हो गया। सभी लोग चले गए थे, पर निखिल की बीवी रुक गई थी। निखिल उसको लेकर अपने बेडरूम में चला गया, उस बेडरूम में जिसमें थोड़ी देर पहले उसने मेरे साथ होने के सपने सजाए थे। सब जगह की लाइट बंद करके निखिल शायद भूल चुका था कि उसने मुझे अलमारी में बंद किया हुआ है। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, घुटन सी महसूस हो रही थी, आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा और अचानक मुझे नींद भी आ गई। मेरी आंखें खुली, मैंने दरवाज़ा को धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया। मैं बाहर निकली, घर में चारों तरफ अंधेरा था। मैंने हर कमरे में ढूंढा निखिल को। फिर मैं उसके बेडरूम में पहुंची, दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं अंदर आ गई। मैंने सोचा कि अगर उस वक्त निखिल जग गया या उसकी बीवी जग गई तो ये लोग चिल्ला ना पड़े, इसलिए मैंने निखिल के साइड में जाकर धीरे से निखिल को हिलाने की कोशिश की, आवाज़ दिया, निखिल निखिल। निखिल को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। अचानक उसकी बीवी उठी। मैंने सोचा अब तो ये देखकर मुझे चिल्ला पड़ेगी। मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं, तब तक वो मेरी तरफ बढ़ी और मुझसे होती हुई बाहर चली गई। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। क्या मैं उसको दिखी ही नहीं, और ये मेरे अंदर से कैसे निकल कर चली गई? मैंने निखिल की तरफ हाथ बढ़ाया, पर मैं छू नहीं पाई निखिल को। मैं घबरा गई एकदम से। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, क्या हो गया मुझे, कैसे हो गई मैं? मैंने दरवाज़ा पकड़ने की कोशिश की, पकड़ नहीं पा रही थी मैं। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने जो भी छूने की, पकड़ने की, गिराने की कोशिश की, वो मैं नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवा में हूँ। दरवाज़ा की तरफ हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ उस दरवाजे से बाहर निकल गया।
बिना खुले ही मैं वापस भागती हुई बाहर निकली और निखिल की बीवी मुझसे होते हुए कमरे में आगे आ गई। मैं बाहर भागती हुई आई और अलमारी के पास पहुंची। मैंने अलमारी की तरफ हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ बंद दरवाजे से अंदर की तरफ चला। मैं निकली भी थी शायद ऐसी ही। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया था, मुझे लगा मैंने दरवाज़ा खोल लिया है। दरवाजे के अंदर आकर मैंने देखा कि मैं पसीने से लथपथ पड़ी हूँ। मैं खुद मेरे सामने निष्प्राण सी पड़ी हुई थी। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूँ मैं इतना घबरा गई थी कि मैं अपने निर्जीव शरीर को देखकर चिल्लाने लगी। बाहर आकर कमरे में ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने कभी किसी को इस तरह नहीं देखा था और आज मुझे देखना पड़ा, वो भी मैं खुद को देख रही थी। मेरे अंदर घृणा, नफ़रत, क्रोध की आंधियाँ चल रही थी जिससे मैं पूरे घर को तहस-नहस कर देना चाहती थी। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर मेरी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। निखिल और उसकी बीवी निश्चित सो रहे थे। निखिल जो मेरा जान था, वो मेरी जान लेकर चैन से सो रहा था और मैं जान देकर। दूसरे दिन सुबह जब सो के उठा निखिल, मैं रो रो के थक कर निखिल के कमरे में एक कोने में दीवार से टिकी बैठी थी। मैंने देखा निखिल उठा, शायद उसे याद आया था कि मैं अलमारी में हूँ। वो बहुत तेज़ी से अलमारी की तरफ बढ़ा, दरवाज़ा खोला उसने। उसने मेरी तरफ देखा और उसने एक गंदी सी गाली के साथ कहा, मर गई, अब क्या करूँ इसको, ठिकाने लगाना पड़ेगा। अगर घर वालों को पता चला, निर्मला को पता चला, तो निर्मला के मायके से मिला सारा जायदाद के साथ साथ मैं निर्मला को भी खो दूँगा। उसने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और उसे बताया। निखिल ने कहा, मैं किसी बहाने अपनी बीवी को लेकर दोपहर में घूमने निकलूँगा और तुम इसकी लाश को ठिकाने लगा देना। उसका दोस्त मेरे शरीर को ले एक बोरी में बांधकर एक नहर में डाल आया, पर मेरी आत्मा को कैसे दूर करता। धीरे धीरे समय बीतने लगा और जब मैं देखती निखिल को बीवी के साथ खुश होते देख, एक साथ समय व्यतीत करते, छटपटा के रह जाती थी। चीखती चिल्लाती, सर पटकती, इधर उधर भटकती, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। मैं बंद कर रह गई थी इस घर से। लेकिन किसी किसी दिन निर्मला को बेचैन होते देखा मैंने। निर्मला को किसी से बात करते हुए सुना। निर्मला कह रही थी, मुझे किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। मुझे लगा मेरी आवाज़ सुन सकती है वो। फिर मैंने चिल्लाना शुरू किया निर्मला के आसपास, ताकि वो मुझसे बात करे, पूछे मुझसे कि मैं कौन हूँ। लेकिन वो परेशान हो जाती और उसको परेशान होते देख निखिल परेशान हो जाता और तब मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिलता। निखिल को परेशान देखकर मैं निर्मला के आसपास चिल्लाना शुरू किया, पर उसने कभी नहीं पूछा कि किसकी आवाज़ आ रही है, कौन है। और फिर ये घर छोड़कर वे चले गए। निर्मला के पास पैसों की कमी नहीं थी। उसे उसके मायके से बहुत सारा धन और 2 फ्लैट मिले थे। ये फ्लैट भी निर्मला का ही था। निखिल को अंदेशा था कि इस घर में एक मौत हो चुकी है, कहीं ये उसका ही असर ना हो, जो निर्मला को बेचैन करता है, परेशान करता है। इसलिए उसने ये घर छोड़ दिया। आता है कभी कभी और चला जाता है, पर जब मैं उसको देखती हूँ मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊँगी। मैं किसी दिन उसको मार दूँगी, बर्बाद कर दूँगी। निखिल को उसने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और शिखा फूट फूट कर रोने लगती है। अर्जुन भी साथ में रो रहा था। फिर अर्जुन ने आंसू पोंछा और कहा, तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। नैतिक तो सो गया खाना खाकर और अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। उसकी सब बातें अर्जुन के दिमाग में घूम रही थी। अर्जुन सुबह सो के उठा और सोचा कि अब निखिल आएगा तो मैं उससे बात करूँगा, उससे बताऊँगा कि तुमने क्या किया है शिखा के साथ। शिखा मुझे सब बता दी। निखिल इधर काफ़ी दिनों तक नहीं आया, उसकी जगह 4-5 लोग आए। अर्जुन ने पूछा, मिस्टर निखिल नहीं आए? उनमें से किसी ने बताया निखिल का एक्सीडेंट हो गया था कुछ दिन पहले और वो ख़त्म हो गया। अर्जुन ने नैतिक को बताया कि मिस्टर निखिल का एक्सीडेंट हो गया था और वो ख़त्म हो गया। अर्जुन ने सोचा शाम को मैं छत पर जाऊंगा और शिखा को बताऊंगा। अर्जुन शाम को छत पर आया, उसे शिखा दिखाई नहीं दी। उसका इंतज़ार किया अर्जुन ने, 1 दिन 2 दिन हफ्ते महीने इंतज़ार किया, पर शिखा दिखाई नहीं दी। तब उसे एहसास हुआ इस बात का कि शायद मिस्टर निखिल को शिखा अपने साथ ले गई। शिखा ने अपना बदला पूरा कर लिया था। निखिल के एक्सीडेंट में भी शायद शिखा का हाथ था और वो साया, शिखा का काला साया हमेशा के लिए मुक्त हो चुका था अपने इसी काले जीवन से। तो आपको क्या लगता है, अगर आप अर्जुन की जगह होते तो आप क्या करते? आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना और ऐसी ही कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।